साथियों, हम आज एक प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जिसमें 125 प्रश्न हैं। इस प्रैक्टिस सेट में इसे हम एक वीडियो में 40 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए करते हैं पहला प्रश्न हल। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? आपके विकल्प हैं स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त या राज्यश्री। इसका सही उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का अंकन ध्रुव स्वामिनी में है। अगला प्रश्न, इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या मिश्र बंधु। इसका सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं राजा भोज का सपना, भूगोल हस्तामलक, मानव धर्म सार इत्यादि। अगला प्रश्न है, उर्वशी के स्त्री पात्र हैं? विकल्प है सहजन्या, सुनंदा, स्वस्ति, चित्रलेखा, निपुणिका। तो कूट के माध्यम से इसे चयन करना है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ए, डी और ई। ए सहजन्या, डी चित्रलेखा और ई निपुणिका। ये तीनों उर्वशी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, इस उर्वशी के बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगी। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य है। 1961 ईस्वी में प्रकाशित इस पुस्तक में दिनकर ने उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ में जोड़ना चाहा है। उर्वशी पर दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों से सहायता प्राप्त की थी? विकल्प है मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद, ऋग्वेद। इसे भी कूट के माध्यम से हल करना है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सी, डी, ई यह सही है। सी यानी शतपथ ब्राह्मण, डी छांदोग्य उपनिषद और ई ऋग्वेद। इन तीनों का आधार आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद तथा ऋग्वेद आदि पुस्तकों से सहायता प्राप्त की थी। कामायनी हिंदी भाषा का महाकाव्य है। यह छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि महाकाव्य है। कामायनी में 15 सर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? और विकल्प है अंग्रेजों का राज, कृषि और कृषक, शिक्षकों की अवस्था, शिक्षा की अवस्था, स्वतंत्रता की कामना और दुर्भिक्ष। तो इसे भी कूट के माध्यम से हल करना है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, बी, सी और ई यह सही होगा। भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित उपशीर्षकों का वर्णन है जो इस प्रकार है, कृषि और कृषक, शिक्षा की अवस्था, दुर्भिक्ष, वर्तमान भारत, गोवध, साहित्य, मंदिर और महंत आदि। भारत भारती 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसकी रचना मैत्री शरण गुप्त द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है? विकल्प है इंद्रवज्रा, द्रुत विलंबित, शार्दुल विक्रीडित, कनक मंजरी और मंदाक्रांता। इसे भी कूट के माध्यम से हल करना है। तो इसका सही विकल्प है बी, केवल बी अर्थात बी, सी और ई। यह विकल्प सही है, बी, सी और ई। प्रिय प्रवास हरिऔध का महाकाव्य है। निम्न छंदों में रचित है यह महाकाव्य।
द्रुत विलंबित, शार्दूल विकीर्णित और मंदाक्रांता। अगला प्रश्न है, जिन दिन देखे वह कुसुम, गई सो बीती बहार, अवाली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? और आपके विकल्प हैं रसलीन, ग्वाल, बिहारी या भिखारीदास। तो इसका सही उत्तर है बिहारी। जिन दिन देखे वह कुसुम, गई सो बीती बहार, अवाली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। यह बिहारी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन है। कथन, रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। यह कथन है, अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? विकल्प है कुलपति मिश्र, देव, मतीराम, चिंतामणि। और का सही उत्तर है विकल्प सी, मतीराम। मतीराम ऐसे कवि हैं जिनकी गणना सर्वांग निरूपण में नहीं की जाती है, जबकि कुलपति मिश्र, देव तथा चिंतामणि सर्वांग निरूपण कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का नहीं है? और विकल्प है ध्रुवदास, सुंदरदास, रसखान, स्वामी हरिदास। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सुंदरदास। सुंदरदास सगुण भक्ति धारा के कवि नहीं हैं। सुंदरदास संत काव्य धारा के कवि हैं, जबकि ध्रुवदास, रसखान तथा स्वामी हरिदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, सुरतीय तरतीय, सुरतीय नरतीय नागतीय, सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी से सुत होए। उपयुक्त दोहा किस कवि द्वारा रचित है? विकल्प है तुलसीदास, रहीमदास, स्वामी अग्रदास या नाभादास। इसका सही उत्तर है रहीमदास, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की पद्धति की है? विकल्प है शांत भाव की, माधुर्य भाव की, सख्य भाव की या दास्य भाव की। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, माधुर्य भाव की। मीरा की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की है, जबकि सूरदास की सख्य भाव की तथा तुलसीदास की दास्य भाव की है। अगला प्रश्न है, इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? विकल्प है लुईपा, कण्हप्पा, सरहप्पा, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सरहप्पा। सिद्ध कवियों में सरहप्पा सर्वप्रथम माने जाते हैं। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अगला प्रश्न है, इसमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? विकल्प है हृदयराम, नाभादास, प्राणचंद, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी, आदिकाल के कवि उपयुक्त में से कोई नहीं है, बल्कि ये सभी भक्तिकाल के राम भक्ति शाखा के कवि हैं, हृदयराम, नाभादास और प्राणचंद। अब अगला प्रश्न देखिए, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडेराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया है? और इसका विकल्प है रेवा तट पर मृगया के लिए, रेवा नदी में नौका विहार के लिए, गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए या मोहम्मद गोरी के मान भंग के लिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, रेवा तट को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडेराय दाहिम ने पृथ्वीराज को रेवा तट पर मृगया अर्थात शिकार के लिए प्रेरित किया था। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एक प्रबंध काव्य है जिसमें सर्ग समय है, सर्ग को समय कहा गया है और यह डिंगल भाषा में रचित है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। विकल्प है राजनीतिक द्वंद्व,
वयसंधि, पुरुष परीक्षा या अनमेल विवाह। और इसे भी कूट के माध्यम से सही करना है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अर्थात केवल बी और डी सही है। बी वयसंधि और डी अनमेल विवाह विद्यापति की पदावली में वर्णित यह मुख्य विषय है। विद्यापति की मैथिल भाषा में रचित पदावली है और गोरक्ष विजय नाटक। अवहट्ट भाषा में रचित कीर्तिलता और कीर्तिपता का यह 2 ग्रंथ है। और संस्कृत भाषा में रचित शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा आदि रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बाहिणी मारा कंतु, लज्जे जम तू वयसियाहु, जय भग्या घर अंतु। का तात्पर्य है विकल्प ए, हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंतु मारा गया। विकल्प बी, अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था। अगला विकल्प है विकल्प सी, उसके मारे जाने के से देश का भला ही हुआ। और विकल्प डी, हे बहन युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। इसे भी कूट के माध्यम से सही करना है। विकल्प ए और डी इसमें सही उत्तर है। ए और डी। ए, हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा पति मारा गया। हे बहन युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। इस पंक्ति के रचयिता हेमचंद है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है। और विकल्प है राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक या सांस्कृतिक। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सांस्कृतिक अवधारणा। साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल ने जनता की चित्तवृत्तियों पर प्रभाव डालने वाली सांस्कृतिक परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के निम्नांकित इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। और विकल्प है विकल्प ए, रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। विकल्प बी, शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। विकल्प सी, जॉर्ज ग्रियर्सन जी की रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। विकल्प डी, FEK अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। विकल्प ई, गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसे भी कूट के माध्यम से सही करना है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, CDABE इस क्रम में होगा। पहली रचना होगी सी यानी जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। दूसरी रचना थी FEK की अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जो 1920 में प्रकाशित हुई थी। तीसरे नंबर पे राम कुमार वर्मा जी का इतिहास ग्रंथ होगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका प्रकाशन 1938 में हुआ। और चौथी रचना शिवदान सिंह चौहान जी की रचना हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। इसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। गणपति चंद्र गुप्त सबसे अंतिम में यह ग्रंथ आएगा इस क्रम में, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसका प्रकाशन 1962 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक कथन, इतिहास वृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन। और इसका सही उत्तर है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इतिहास इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह कथन इतिहास की ओर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था, इसकी ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? और विकल्प है हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी सरित सागर। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए, हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य में अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रमाणित तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। और विकल्प है आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व या हिंदी भाषा। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए, आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। उनकी रचना का नाम है वैशाख महात्म्य। अन्य विकल्पों में भक्ति सर्वस्व, इसका प्रकाशन 1870 में हुआ था, तथा अपवर्ग पंचक उनकी काव्य कृतियाँ हैं, तथा हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? विकल्प है जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत या गंगावतरण। इसका सही उत्तर है गंगावतरण। श्रीधर पाठक जी की रचना नहीं है। गंगावतरण 1927 ईस्वी में रचित जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। रत्नाकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा कवि थे, जबकि जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा तथा भारत गीत श्रीधर पाठक की रचना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? विकल्प है अज्ञेय, निराला, पंत या प्रसाद। और इसका सही उत्तर है अज्ञेय। अज्ञेय छायावाद के 4 स्तंभों में से एक नहीं है। यह प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियाँ किसकी हैं? विकल्प है रामविलास शर्मा, रांगे राघव, नागार्जुन या भवानी प्रसाद मिश्र। और इसका सही उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है कि किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? और विकल्प है तार सप्तक, चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक या तीसरा सप्तक। और इसका सही उत्तर है तार सप्तक। तार सप्तक 1943 में इसका संपादन अज्ञेय जी के द्वारा हुआ और इसमें कोई स्त्री कवित्री नहीं है। तार सप्तक में 7 कवियों का समूह है और जो इस प्रकार है रामविलास शर्मा, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन। यह तार सप्तक में सम्मिलित 7 कवि थे। अगला प्रश्न है पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? विकल्प है भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या धर्मवीर भारती। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, गिरजा कुमार माथुर। पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की रचना है। प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि हैं गिरजा कुमार माथुर और इनकी अन्य रचनाएं पृथ्वी कल्प, कल्पांतर, छाया मच्छू मन, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, धूप के धान, नाश और निर्माण तथा मंजरी। अगला प्रश्न है कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन
किसका है? और विकल्प है डॉक्टर पुखराज मारू, सोमप्रभ सूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है, मनवा तो रहु दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। उक्त काव्यांश किस कवि का है? विकल्प है सूरदास, रहीमदास, रसखान या कबीरदास। और इसका सही उत्तर है कबीरदास। कबीरदास जी भक्तिकाल की निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। कबीरदास जी की वाणियों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में हुआ है। अगला प्रश्न है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? और विकल्प है मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसरुद्दीन हुसैन या सुजाउद्दौला। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आलो उजाला। यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। अगला प्रश्न देखिए, सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित किसकी रचना है? विकल्प है नंददास, कृष्णदास, नरोत्तम दास या सूरदास। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी, नरोत्तम दास। यह रचना ब्रजभाषा में रचित खंड काव्य है। सुदामा चरित के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है, यद्यपि यह छोटा है पर इनकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राहिणी है और कवि के भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित है। सुदामा चरित के संदर्भ में यह आचार्य शुक्ल का कथन था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चर्यापद के रचयिता हैं? विकल्प है सरहपा, सबरपा, लुईपा या कुकुरीपा। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सबरपा। चर्यापद के रचयिता सबरपा हैं। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। अगला प्रश्न है, जेहाल मिस्किन मकुंद तगा फुल दुराए नैना बनाए बत्तियाँ। इन प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार बताना है। और विकल्प है अमीर खुसरो, कबीर, रज्जब या मलिक मोहम्मद जायसी। और इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। खुसरो की प्रसिद्ध रचना मुकरियाँ हैं। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता है। खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं खलीकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? विकल्प है गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ या नेमिनाथ। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव हैं। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? और विकल्प है देव, मतीराम, कबीर, भूषण। और इसका सही उत्तर है भूषण। रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के राज्य आश्रित थे। महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अमिय हलाहल मत भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? और विकल्प है इस प्रकार रस प्रबोध, अंग दर्पण, रस प्रबोध अंग दर्पण दोनों में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अंग दर्पण में यह पंक्तियां रचित हैं। और रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
इनके से विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ है। ये विवेक श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? विकल्प है देव, पद्माकर, घनानंद या आलम, और इसका सही उत्तर है विकल्प सी। यह पंक्तियां घनानंद के विषय में आचार्य शुक्ल ने कही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकाल हैं। विकल्प है 1730 ईस्वी, 1741 ईस्वी, 1750 ईस्वी या 1761 ईस्वी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 1741 ईस्वी। भाषा योग वासिष्ठ यह ग्रंथ गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया 1741 में रचित है। ये पटियाली दरबार में कथावाचक थे, जहाँ की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए इस ग्रंथ का प्रणयन किया था। अगला प्रश्न, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं और विकल्प है लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जगदीश चंद्र माथुर, और इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। विकल्प सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, सती प्रताप, और इसका सही उत्तर है भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र था। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र प्रमुख था। साथियों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। साथियों, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।